90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहवा की आवाज़ FM भारती। और अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकल की कहानियाँ FM भारती। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अजय और आज मैं फिर आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। आज की कहानी है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक उपन्यास लिखा था, कपाल कुंडला। बच्चों, हमें ना उपन्यास, कहानियाँ ये ना पढ़ते रहना चाहिए। मतलब धार्मिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, उपन्यास, कहानी, अलग अलग लेखकों की हमें क्यों पढ़नी चाहिए? एक तो हमें पढ़ने में मज़ा आता है, दूसरा हमारा शाब्दिक ज्ञान बढ़ता है, तीसरा हमें बुद्धि आती है। यार, बुद्धि समझते हो? बुद्धि मतलब एक वो चीज़ जो हमें सोचने समझने की, राइट डिसीजन लेने की पावर देता है, शक्ति देता है। ये चीज़ अपने जीवन में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी है ना, कई बार बुद्धि के उसके ऊपर मार खा जाते हैं। अगर हम बहुत टाइप की किताबें, बहुत टाइप की स्टोरीज ऐसी पढ़ेंगे ना, तो मेरे ख्याल से हमें बुद्धि ज़रूर आएगी। और दूसरा बेटे भाई, हमें है ना, जैसे ये जो उपन्यास है, ये जो कहानियाँ हैं, इनको पढ़ने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए उतनी ज़रूरी हैं जैसे पेड़ के लिए पत्ते। अगर हम ये माने ना भाई, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो भारतीय संस्कृति है, हम इससे कैसे जुड़े? हम इससे कथाओं से, कहानियों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। इसका नाम है कपाल कुंडला। नाम से ही थोड़ी तांत्रिक टाइप की लग रही है ना ये, शायद आपको सुन के और भी मजा आएगा। कहानी शुरू होती है कि एक है ना शिप है, शिप के अंदर मल्लाह है, मल्लाह, माझी, सेलर। तो वो शिप मतलब मोटराइज्ड बोट नहीं है, वो शिप को सेल कर रहे हैं, से चप्पू चला रहे हैं, या हो सकता है कि छोटा मोटा इंजन भी लगा हो। और रात का समय है और ज़्यादातर यात्री सो रहे हैं, सिर्फ मल्लाह जाग रहे हैं। और समंदर के अंदर चारों ओर सिर्फ पानी पानी है, समंदर की लहरों का शोर है और आसपास गहरा कोहरा या धुंध टाइप की चीज़ है। भी इवन की मल्लाह को भी समझ में नहीं आ रहा कि वेयर दे आर, वो शायद रास्ता भटक गए हैं। क्यों भटक गए हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले एक तूफान आया था और तूफान के अंदर वो अपने बाकी दल से डिरेल हो गए हैं। उनका बाकी जो ग्रुप था वो कहीं और निकल गया और वो कहीं और आ गए। तो इस वक्त उनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कोई तारा नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कहते हैं ना भाई, अगर समंदर में यात्रा कर रहे हैं तो ध्रुव तारा है, जो नॉर्थ पोल का जो तारा है, शायद पोलर स्टार, वो उनके लिए दिशा सूचक होता है भाई, उससे उनको अपनी डायरेक्शन का पता लगता है। परंतु वो तारा भी नजर नहीं आ रहा है और दे आर जस्ट सेलिंग। वो पूरी जोर से चप्पू चप्पू चला रहे हैं और ट्राइंग हार्ड टू रीच समवेयर, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। अचानक एक बुजुर्ग की आंख खुलती है, पूछता है, हाँ भाई कहाँ पहुंच गए? तो वो से कहते हैं भाई, मल्लाह कहता है कहीं नहीं पहुंचे, आप सो जाओ सो जाओ। तो बुजुर्ग सो जाता है। थोड़ी देर बाद कोई दूसरा पूछता है, अरे कहाँ पहुंच गए यार, किनारा कब आएगा? या फिर उनको जहाँ पहुंचना है। परंतु मल्लाह फिर उसको थोड़ी घबराहट की आवाज में उसको कह देते हैं, अभी कहीं नहीं जी, अभी पहुंच जाएंगे, आप सो जाओ सो जाओ। इतने में क्या होता है कि मल्लाह है ना, आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई तूफान आया था और हम तो डिरेल हो गए और आपस में बात कर रहे हैं, भाई पता नहीं क्या होएगा। तो ये बात कोई उनमें से कोई बुजुर्ग सुन लेता है और वो बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, शोर मचा देता है, भाई हाय हम तो गुम हो गए, अब तो मरेंगे, अब पता नहीं क्या होगा। ऐसी ऐसी बातें लग चल पड़ती हैं। ये बात सुन के पूरा ग्रुप, सारे यात्री जाग जाते हैं और लेडीज रोना धोना चालू कर देती हैं और जेंट्स कोई शिव जी का नाम ले रहा है, कोई कृष्णा का नाम ले रहा है, कोई दुर्गा का नाम ले रहा है। बंगाली स्टोरी है तो मोस्ट प्रोबेबली सारे दुर्गा का ही नाम ले रहे होंगे, माता दुर्गा का। उनमें से ना एक ब्राह्मण का लड़का है, नव कुमार नाम का। वो थोड़ा समझदार टाइप का, थोड़ा मतलब ठीक एलिगेंट सा बच्चा है, 27-28 साल का युवक है। और वो कहता है, वो बाहर निकल के देखता है, मतलब जैसे एक पतवार लगी होती है ना, कवर्ड बोट थी वो, तो उसके बाहर आके देखता है, भाई अब तो पूरा मिस्ट है, चारों तरफ मतलब अंधकार है, धुआं है। तो वो उनको आके पूछता है, भाई आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मल्लाहों से। तो वो कह रहा है, नहीं जी। फिर उनको, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? आप कोयला भी फूक रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, जब आपको पता ही नहीं हम कहाँ लेके जा रहे हैं बोट को, तो क्या फायदा? उन्होंने कहा, आप बोट को लहरों के सहारे छोड़ दो, अपनी एनर्जी, अपना कोल बचाओ, जब दिन निकलेगा तब हमें पता लगेगा भाई कहाँ जाना है। और ये शांत रहो भाई, और ऐसे तो इधर उधर बोट खेलने का कोई फायदा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। उसकी बात जैसे सबको ठीक लगी तो मल्लाह, उन्होंने ये सोचा भाई हाँ ये बात सही कह रहा है। तो उन्होंने बोट को बिल्कुल ढीले छोड़ दिया और यात्री भी जो कुछ रो धो के थक गए वो सो गए, कुछ दुर्गा का पाठ करते रहे, बस मतलब माहौल एट प्रेजेंट शांत हो गया। तो सुबह जैसे ही दिन निकला, मल्लाहों को दूर एक किनारा दिखाई दिया, तो किनारे के पास बोट को लेके चले। एक्चुअली समंदर में ना काफी खतरा रहता है, मतलब अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो बहुत खतरे वाला काम
आराम है, जैसे चारों तरफ समंदर है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आप जस्ट इमेजिन, है ना। तो वो बोट को एक किनारे के लेके चले, किनारे के पास उन्होंने बोट को लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे लेडीज उतर गई, जेंट्स उतर गए, भाई लेडीज ने सभी कोई 1 नंबर 2 नंबर गया नहीं, और लेडीज ने सोचा भी चलो कुछ खाना कुक कर लिया जाए, खाना पका लिया जाए, तो ईंटें वगैरह लगा दी। परंतु ईंटों से खाना थोड़ी पकेगा, खाना तो लकड़ी से ही पकेगा ना, आग जलाने के लिए। किसी ने कहा भी चलो लकड़ी ले आओ। अब एकदम से ना, जब भी आप बीच पे जाओगे तो एकदम से बीच पे पेड़ नहीं होते, बीच से कोई 200 300 400 मीटर की दूरी पे ही पेड़ होता है अक्सर। क्यों नहीं होते बीच पे पेड़? क्योंकि वहां की मिट्टी तो सरकती रहती है ना, वहां की रेत तो सरकती रहती है, समंदर का पानी आता रहता है। तो मैंने भी अक्सर ये देखा है कि जहां तक हमें लगता है ना भाई यहाँ तक समंदर है, मतलब बीच के बाद ही मैंने वनस्पतियों को देखा है। मैं भी काफी जगह घूमा हूँ, तो लगभग ½ किलोमीटर के बाद ही मेरे ख्याल से जंगल या कोई पेड़, कोई वेजिटेशन स्टार्ट होती है। इस बीच में सिर्फ रेत ही रेत होता है। कोई बंदा ऊपर चढ़ा, नवकुमारी, वो कह रहा भाई चलो तुम सब, टिल्ले पे चढ़ा किसी पे, वो भाई तुम सब लकड़ी नहीं लाते तो चलो मैं ले आता हूँ भाई। क्योंकि अनजान एरिया है, जंगल है, क्या पता कैसा जानवर मिल जाए, थोड़ा खा पी जाए, कोई शेर मिल जाए, चित्ता मिल जाए, वो तो डकार मारेगा। और मतलब इट्स रिस्की ना भाई, आप अनजान एरिया में कैसे जा रहे हो। तो नव कुमार जो समझदार सा लड़का होता है, वो कुल्हाड़ी लेके अपना जंगल की तरफ चला जाता है। तो वो है ना, कोई गरीब आदमी नहीं होता। गरीब आदमी को तो पता होता है भाई इतनी लकड़ियां काटूंगा, ऐसे कट जाएंगी, उसको उठा के मैं ले आऊंगा वापस। परंतु वो जोश जोश में थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काट लेता है और उसको वापस बाद में सोचता है इसको वापस कैसे लेके जाऊं। तो जब वापस लेके जाने लगता है तो थोड़ी देर उठाता है तो थक जाता है भाई, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियां होती हैं वो। तो फिर उठाता है, फिर चल पड़ता है। इन द मीन टाइम वहां किनारे पे क्या हो रहा है, समंदर में ना 2 टाइप की लहरें आती हैं, ज्वार और भाटा। ज्वार मीन्स टुवर्ड्स द लैंड, भाई जो लहरें हैं वो जमीन की तरफ आती हैं, और भाटे के अंदर लहरें समंदर की तरफ जाती हैं। तो जब ज्वार आता है ना, तो उसी वक्त है ना समंदर का, मतलब उनको लगा जैसे भी ज्वार आ गया एकदम से। तो ज्वार के टाइम में क्या होगा कि जो लहरें हैं वो कश्ती को रेत के ऊपर पटक देंगी, वो तो बाहर पुश कर देंगी ना। तो मल्लाहों ने कहा भी जल्दी जल्दी बैठो, ऐसे तो भाई हमारी नौका टूट जाएगी, फिर हम सारी उम्र के लिए यहीं कैद हो जाएंगे। उस वक्त कोई फोन, कोई सैटेलाइट फोन, कोई मोबाइल सिस्टम ऐसा तो था ही नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो सारे यात्री उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई कहता भी नव कुमार तो नहीं आया, वो सोचते हैं भाई इतनी देर से वो नहीं आया तो उसको मार दिया होगा किसी जंगली जानवर ने, और अगर हम उसके चक्कर में बैठे रहे तो नाव पक्का टूट जाएगी, फिर हम सारे भी यहीं कोई शेर सुर खा जाएगा हमको, हमें यहीं कैद रहना पड़ेगा। और वो नव कुमार को छोड़ के नाव चली जाती। तो नव कुमार बेचारा कोई 1-2 घंटे के बाद वापिस आता है, तो वो देखता है नाव तो है नहीं। तो बड़े साफ दिल का बंदा होता है ना, वो सोचता है कि भाई हो सकता है कि नाव भाई यही ज्वार भाटे वाला सिस्टम कुछ होगा और नाव दूर चली गई होगी, हो सकता है थोड़ी देर बाद वापिस आ जाए। तो नाव वापिस नहीं आई। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रात होगी। वो बेचारा परेशान, इधर उधर, उसको गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने क्या बेवकूफी करी, मैंने क्या धर्मात्मा बनना था, मुझे तो कोई खास भूख भी नहीं लगी थी। इन्हीं लेडीज के हो रहा था भाई खाना बनाना है यार, कोई जेंट्स मेरे साथ चला ही नहीं, मैं ही अपने आप हीरो बनना था। कई बार हो जाता है ना, बंदा सोचता है ऐसी बातें, भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी थी यार, जिनके बच्चे थे, जिनके साथ परिवार था, जिनके साथ लेडीज थी, वो जाए अपना। ना ही वो मेरे साथ गए और मेरे को छोड़ के भी चले गए। चलो अब नाव चली गई। ही वॉज अलोन ऑन द टापू, वो उस टापू के ऊपर बिल्कुल अकेला था। तो भाई उसने मेहनत भी करी थी, भूखा प्यासा भी था ही बेचारा। तो ऐसी लेटा और वो लेट का उसे नींद आ गई थोड़ी सी। तो लगभग 10-11 बजे 4-5 घंटे के बाद उसकी आंख खुली तो देखता है कि चारों तरफ गुप्त अंधेरा, ना आदमी ना आदमी की जात, अकेला वो। उसको आश्चर्य हुआ कि साला कमाल है भाई, अभी तो मेरे को किसी जंगली जानवर ने खाया नहीं। मतलब ही वॉज हैप्पी, थोड़ा खुश भी था कि भाई कमाल है भाई, चलो मैं जिंदा हूँ। परंतु जिंदा हूँ तो कैसे, आप सोच के देखो भाई, अकेला आदमी, बिल्कुल सुनसान, आसपास कोई भी नहीं है, सागर की लहरें हैं और अंधेरा, मतलब इंसान तो है ही नहीं कोई भी। तो क्या करे, बैठा बैठा था बस वो। अचानक है ना उसने देखा कि बहुत दूर एक रोशनी, एक आग जल रही है। शायद दिन का टाइम होता तो बिल्कुल भी ना दिखती वो, पर रात का टाइम था ना, चारों तरफ अंधेरा था, तो उसे आग दिख गई वो। तो वो उसने सोचा भी चलो, उसका कहीं भ्रम तो नहीं है। जैसे हम जिस चीज को बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं ना, हमें वही चीज दिखती है। अगर हम भूखे होंगे तो हमें चारों तरफ रेस्टोरेंट के बोर्ड ही दिखेंगे, समझ रहे हो। अगर हमें ठंड लग रही होगी तो हमें आसपास कपड़ों की दुकानें ही दिखेंगी। वैसे चाहिए कितने मर्जी हो अपने आसपास, हमें ध्यान नहीं जाएगा। हमारे दांत में दर्द है तभी हमें डॉक्टर दिखेगा, नहीं तो हमें दिखेगा ही नहीं डॉक्टर, बेशक उसका क्लिनिक सड़क पे हो, कहीं भी हो, समझ रहे हो। जो चीज हमें चाहिए ना, हमें वही चीज दिखती है। तो उसने सोचा भी कहीं ये मेरा बहम तो नहीं है, मेरा भ्रम तो नहीं है। परंतु उसने थोड़ा और ध्यान से होश संभाल के कोई लंबी लंबी सांसें लेके फिर देखा उसे, नहीं भाई ये तो असली में आग है। तो उसे उम्मीद जगी भी शायद इस सुनसान जगह पे भी कोई होगा। तब वो उस आग की तरफ चलने लगा भी जहां से वो रोशनी आ रही थी।
उसकी तरफ चलने लगा। बड़ी मुश्किल से, कोई रास्ता तो था नहीं, कोई जीटी रोड या कोई पक्का हाईवे हो, उसने बड़ी मुश्किल से मतलब पेड़ों के बीच में उस आग को देखता रहा और उस आग की तरफ चला। उसने देखा कि दूर है ना, जंगल को क्रॉस करने के बाद एक टापू सा है, मतलब एक टीला सा है, टीला ऊंचा सा, और उसके ऊपर आग जल रही है। तो वो आग की तरफ गया। जब उसके आग के बिल्कुल पास पहुंचा ना, देखा कि लकड़ियां जल रही हैं और पास ही एक आसन है। आसन के ऊपर एक मरे हुए आदमी के ऊपर एक तांत्रिक बैठ के तपस्या कर रहा है। मतलब उसके गले में रुद्राक्ष की माला है और मालाओं के बीच में उसने मतलब आदमी की हड्डियां भी डाल रखी हैं। उस माला पे कहीं कहीं खून लगा है। पास ही मतलब एक आदमी की खोपड़ी पड़ी है। खोपड़ी भी आधी काट रखी है, जैसे आपने काली माता की पिक्चर्स में देखा हो भी, उनके हाथ में खप्पर रहता ना, खप्पर, और उस खप्पर के अंदर अभी भी रेड ब्लड है। और वो जैसे कुछ संस्कृत में कुछ मंत्र बोल रहा है। आंखें उसकी बंद है और मतलब सही उसकी सेहत है, कोई ये नहीं है कि भी मरियल सा है, कोई बाबा टाइप का। दाढ़ी भी उसकी बड़ी बड़ी है और मोर और लेस नंगा ही है वो। बस उसने एक क्या कहते हैं पत्ते भी क्या, कोई शेर की खाल खूल सी लपेट रखी है बस, भाई कोई उसको नंगा ना कहे। और बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मुच्छें और माथे पे त्रिकुंड लगा हुआ, भयावह सा चेहरा है उसका। अगर कोई उसको आम देख ले तो वो भाग जाए। परंतु उसने सोचा मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मतलब एक तरफ से तो शांति सी मिलती है ना, भी चलो यार एक आदमी तो मिला कम से कम, उसे देखी जाएगी जो कुछ होगा। तो वो उसके पास खड़ा रहा। तो लगभग 1-2 घंटे के बाद उसकी नींद खुली। सॉरी, उसकी जो तांत्रिक था, तांत्रिक ही कहेंगे उसे भाई, उसने अपनी आंखें खोली। उसने पूछा कौन हो? तो उसने कह दिया महाराज भाई यहाँ पे बोट आ गई थी, और उसने सारी राम कहानी सुना दी। भाई मैं तो लकड़ियाँ लेने के निकला था, ये वो। तुम्हें यहाँ भैरवी ने भेजा है। भूखे हो? हाँ जी। प्यासे? हाँ जी। चलो। तो वो उसको है ना अपने पीछे लेके चलता है, और वो सोचता भी जो कुछ होगा देखी जाएगी यार। नव कुमार भाई वैसे ही मरना है, और मैं इस अकेले टापू पे क्या करूंगा मैं, और आई हैव टू डाई। तो उस तांत्रिक के पीछे वो चल पड़ता है, और वो है ना एक कुटिया में जाते हैं। उस कुटिया के अंदर मतलब वो कुटिया बिल्कुल जैसे जंगली इसी की मतलब लकड़ियों की बनी हुई है। और सोच के देखो भी उसकी जो जमीन है, उसकी जमीन के ऊपर भी कोई शेर की खाल, कोई हिरण की खाल, कोई इस टाइप की दरियां बिछी हुई हैं। कोई ये नहीं है कोई डनलप का गद्दा टाइप की चीज है, मतलब वेरी रा, जैसे कहते हैं ना भाई टोटल जंगली सौदा है वहाँ पे सब कुछ। और वहीं पे कोई घास की टोकरी के अंदर उसने कोई फल फ्रूट से पड़े हैं, और पास ही एक भाई मिट्टी के बर्तन में है ना पानी पड़ा है। और भाई उसने कहा भाई भूखे हो तो फल खाओ और पानी पियो, और जब तक मैं ना आऊं तब तक ये कुटिया मत छोड़ना। वो कह रहा ठीक है जी महाराज। तो वो भाई तांत्रिक ये सब बातें कह के दुआ वापिस चला जाता है। नव कुमार फ्रूट खाता है, पानी पुनी पीता है। उसे प्यास तो लगी रही थी बेचारे को, भूख भी लग रही थी। उसे नींद आ जाती है। नींद आ गई तो सवेरे उठ गया। सवेरे उठे उन्हें देखा तांत्रिक तो आया नहीं भाई। तो परंतु तांत्रिक ने कहा था भाई इसको कुटिया को नहीं छोड़ना, तो वो छोड़ी नहीं, मतलब वहीं बैठा रहा। शाम तक नहीं आया तांत्रिक। उसे तो फिर से भूख लग गई। अगले दिन भी नहीं आया। भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, क्या करे, कुटिया छोड़ नहीं सकता। रात भी नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया। तो वो कहता भाई यहाँ बैठ के मरने से क्या फायदा। वो वहां से बाहर निकलता है और कुछ खाने पीने की खोज में निकल जाता है। अब जंगल है भाई, जंगल के अंदर मतलब कोई ऐसा तो है नहीं भाई वहां पे आम के और अमरूद के और चीकू के पेड़ लगे हुए हैं। वो तो जंगल है, घास है, फूस है। और सपोज उसे कोई फ्रूट भी दिखा हो तो क्या पता वो खाने योग्य फ्रूट है या नहीं है, समझ रहे हो। परंतु अब वो जंगल के अंदर गुम भी हो सकता था। तो उसने देखा भी जहां से सागर की लहरें कोई आवाज आ रही है ना, वो उसको चेज करे। तो सागर की लहरों को चेज करता हुआ, मतलब सागर की आवाज को सुनता हुआ जंगल से क्रॉस होता है वो, और सागर के किनारे तक पहुंच जाता है। और भाई जैसे नवयुवक है, एज है उसकी, तो उसको बाई चांस ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। भी सागर की लहरें, अगर आप भी है ना समंदर के किनारे बैठोगे, ठंडी हवा, सागर का शोर, बहुत ही मजा आता है। मैं तो काफ़ी बार बैठा हूँ। मतलब एक अजीब सी शांति, एक अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो बहुत ही बढ़िया जगह है वो। मतलब एक ड्रीम लाइफ है। अगर कभी आप घूमने जाओ ना सागर के किनारे, तो बिल्कुल ठंडी ताज़ी हवा, जैसे पोल्यूशन नहीं है कुछ भी, और सागर की लहरों का शोर, अजीब सी मेडिटेशन, अजीब सा सुकून मिलता है। तो वहाँ पे बैठा था, तो ऐसे ही उसके 2-3 घंटे क्रॉस हो गए। अब वो सोचता मैं वापस कैसे जाऊं भाई, रास्ता तो मैं भूल गया। और भूलता भी क्या, कोई रास्ता तो था ही नहीं। उसने तो बस सागर की आवाज सुनी और उसने कुटिया से बाहर आ गया। और फिर अब क्या करे, अभी वो वापस कैसे जाए। तो यही सोचते सोचते जैसे ही वो मुड़ा, उसको एक बहुत सुंदर लेडी दिखाई दी। यार कमाल है भाई, इस जंगल में
और लड़की मतलब 20-22 साल की, खुले हुए बाल और बहुत ही कम से उसने कपड़े पहन रखे हैं, वेल बिल्ट, मतलब अच्छी, जैसे कहते हैं ना देखने में भाई सुंदर लगे, मतलब ग्रेस थी, जैसे उसकी आंखों में ग्रेस थी भी, उसे दिखाई दी, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि तब चांदनी रात आ गई हो, ठीक है। तो और वो लड़की बिल्कुल खुश, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। पहली बार तो उसने सोचा भाई मेरा कोई दिमाग तो नहीं खराब हो गया भाई, इस एज में भाई इस एज में 27-28 साल के लड़कों को लड़कियां देखनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो उसने सोचा कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, परंतु वही उसने 5-7 सांसें ली, लंबी लंबी सांसें ली और अपना होश संभाला तो उसने देखा नहीं ये तो रियलिटी है। वो लड़की उससे कुछ नहीं बोली, वो उसकी तरफ देखता रहा, वो उसकी तरफ देखती रही। फिर अचानक उसने बोला हाँ कौन हो? तो वो कहता है कि भाई मेरा नाम नव कुमार है और मैं, वो उसकी बातें वो जो लड़की है उसकी बातें सुनने के बजाय हंसती जा रही थी। वो मतलब जैसे ये बंदा तो उस जंगल में उस टापू पे अकेला है और वो लड़की भी मोरलेस अकेली है, पर ये तो पूरा घबरा रहा है और वो लड़की जैसे उस जगह का बड़ी यूज्ड टू है, उसको जानी पहचानी है और वो शी वाज एंजॉयिंग, वो उस जगह का जैसे मजे ले रही है, उसको मजा आ रहा है इसमें। तो वो कहता है कि मैं तो भूखा हूँ, मैं तो एक साधु महात्मा मिले थे, उन्होंने मेरे को कुटिया में छोड़ दिया था और मैं अब कुटिया भटक गया हूँ, मेरे पीछे आओ मैं लेके चलती हूँ। तो वो उस लड़की के पीछे हो जाता है और वो उसको वहाँ पे छोड़ देती है, मतलब कुटिया पे छोड़ देती है उसको। और कुटिया पे छोड़ के अचानक पता नहीं लड़की कहाँ गायब हो जाती है। तो वो पता नहीं भाई क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये पहले तो मेरे को तांत्रिक मिला, अब ये लड़की, क्या पता ये भी कोई मतलब कोई लेडी तांत्रिक हो, और हो सकता है कि भाई, अब वो ये सोचते, अभी वो पता नहीं अब अकेले आदमी के मन में तो क्या क्या विचार आते हो, वो ये सोचते हैं कि भाई यार जो कुछ भी होगा देखी जाएगी, मरना तो वैसे भी है। अब जो बंदा होपलेस होना जी, वो तो हर चीज की ट्राई मारता ही है। देखो तो उस कुटिया में आता है, कुटिया में देखता है कि भी दाल चावल वगैरह बने हुए हैं, वो फिर से भरपेट खाता है और सो जाता है। अगले दिन फिर से उसे वो लड़की मिलती है, वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये तांत्रिक है, ये तुम्हारी हत्या कर देगा, वध कर देगा। तो वो कहता है कि यार उसे ना अपनी बातों पे यकीन नहीं होता, उसके अपने कानों पे, उसे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, भाई ये लड़की असली है नकली है, ये माया तो नहीं कोई, या मेरा भ्रम तो नहीं है, होता ही ऐसा। तो वो कहती है नहीं ये तुम्हें मार देगा, पर वो उसकी बात मानता नहीं है और वो शायद गुफा में ही रहता है। और अगले दिन फिर से तांत्रिक आता है। जब तांत्रिक आया तो उसने नव कुमार को कहा भी चलो चलते हैं। तो नव कुमार पता नहीं किस देव आज्ञा से या बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो आगे आगे तांत्रिक, पीछे पीछे नव कुमार। एक्चुअली बेटे नव कुमार उस वक्त है ना तांत्रिक का आश्रित था, और जब हम परदेश में किसी अपने हम वतन हम जुबान को मिलते हैं ना, तो उससे अपनापन वैसे ही हो जाता है, लगाव सा हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो नव कुमार तो यहाँ पे बिल्कुल अकेला था, फंसा हुआ था। तो उसको तांत्रिक ही मतलब एकमात्र ऐसा मतलब मनुष्य टाइप का बंदा मिला। तो अचानक सहज ही उसको है ना, सहज मनुष्य वृत्ति के अनुसार ही उसको उसके ऊपर विश्वास हो गया और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो जब जा रहे थे जंगल में, तांत्रिक आगे आगे नव कुमार पीछे पीछे, तो उसने अपनी पीठ के ऊपर कोई सॉफ्ट सा हाथ फील किया नव कुमार ने पीछे मुड़ के देखा। जैसे वो पीछे मुड़ के देखा, उसके पीछे वही लेडी, वही सुंदर सी युवती खड़ी थी, और उसने पीछे मुड़ती उसके होठ पे उंगली रखती भी चुप, जैसे चुप का साइन देते हैं ना, तो चुप। नव कुमार चुप हो गया। तांत्रिक इन सब बातों से अनजान था और वो आगे आगे निकल गया। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा भाई तांत्रिक के पीछे पीछे। अरे बेवकूफ, ये तुम्हारा वध करने जा रहा है, तुम्हें मार देगा, तूने देखा नहीं? तांत्रिकों की पूजा ऐसी होती है, उनको नर बलि चढ़ाने के लिए नर चाहिए, भागो यहाँ से भागो। तो जब ये बातें उससे कह रहा था, नव कुमार के तो प्राणी सूख गए। तो जब ये कपाल कुंडला जो लेडी थी उसको ये बातें कह रही थी, अचानक से तांत्रिक आ गया। उसने नव कुमार का कस के हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसको अपने साथ लेके जाने लगा। नव कुमार ने कहा भाई कहाँ लेके जा रहे हो? उसने कहा भाई मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूँ, शुक्र मनाओ कि तुम अपने इस हार्ड मांस के शरीर को देवी के ऊपर अर्पित करोगे, तुम्हारा यह शरीर आज पुण्य का भागी होगा। तो तांत्रिकों की तो सोच ऐसी होती है ना। तो वो नव कुमार को लगभग घसीटते हुए खींचते हुए वहां पे लेके गया, जहाँ पे उसने एक छोटा सा हवन कुंड सा बनाया हुआ था, पास में ही उसने अपना आसन जमाया हुआ था, और उसने जाते ही नव कुमार को किसी पहाड़ी सी लता से यूज करके एज ए रस्सी और उसको मतलब बांध दिया। और जो तांत्रिक होते हैं बड़े ताकतवर होते हैं यार, ये मतलब मैंने सुना है कि दे आर वेरी पावरफुल फिजिकली, मेंटली का तो पता नहीं, पर फिजिकली दे आर वेरी पावरफुल। तो उसने उसको बांध दिया और उसके सामने बैठ के हवन करने लग गया। हवन अग्नि जलाई और ओम मंत्रों का जाप करने लग गया।
और नव कुमार बेचारा बड़ा जोर लगा रहा, भाई मैं इससे छूट जाऊं, पर बहुत मजबूत रस्सी थी कि एक्सपीरियंस था ना तांत्रिक भी, उसको मालूम था कि इंसान कितना जोर लगा सकता है, और उसने मजबूत सी रस्सी टाइप की उस लता से उसको बांध रखा था, और नव कुमार उससे छूट ही नहीं सकता था किस तरीके से। उसके बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, भाई अब तो मरना ही है, क्या करूं मैं। तो जैसी पूजा खत्म हुई तांत्रिक पीछे मुड़ा, देखा उसका खड़ग नहीं है। हैं? खड़ग नहीं है? उसने इधर उधर देखा तो नहीं मिला, तो उसने सोचा शायद कुटिया में भूल आया होगा, तो कुटिया में देखने के लिए वो मुड़ा और कुटिया की तरफ चला। जैसे ही वो थोड़ी सी दूर गया ना, अचानक कपाल कुंडला आई, उसके हाथ में खड़ग था। बोली, मैंने कहा था ना ये तुम्हें मार देगा, ये तुम्हारी बलि चढ़ाएगा। और उसने उसके नव कुमार के सारे बंधन काट दिए और कहा चलो भागो। अब अंधेरी रात में नव कुमार है ना, उस कपाल कुंडला का आंचल पकड़ के उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। कपाल कुंडला तो जैसे यूज्ड टू थी इस जंगल की, उसको जैसे हर एक पेड़ का, हर एक पत्ते का, हर एक रास्ते का पता था, तो बड़ी आसानी से छलांगे मारती हुई हिरणी की तरह वो तो उड़ी जा रही थी। और कुछ वो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में जो जीते हैं ना, उनका स्टेमिना वैसे ही ज्यादा होता है। अगर आप जैसे रोज जिम करें, रोज एक्सरसाइज करें, तो अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में जीने वाले बंदे के पास आ जाती है। जैसे जो पहाड़ी लोग होते हैं या जो आदिवासी टाइप के बंदे होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो प्रकृति के गोद में रहते हैं। उनकी बॉडी में उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है हमसे, भले ही वो एक्सरसाइज भी ना करें। तो वो उसको लेके गई रात ही रात में एक मंदिर के पास, और मंदिर के पास पहुंच के उसने ऐसे दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कपाल कुंडले आ गई तू? किसी लेडी की आवाज़ थी। तो वो अंदर चले गए दोनों, दरवाज़ा खोल के। नव कुमार ने देखा कि लगभग 50, 55 या 60 के आसपास की ओल्ड लेडी अंदर से निकली है। चारों तरफ अंधेरा है ऑब्वियसली, और अंदर एक मूर्ति है लगभग मतलब आदमी की हाइट जितनी, आदम कद कह देते हैं उसे, काली माता की, और उनके आगे एक दीपक जल रहा है। और उसी की रोशनी में उसने उस लेडी को देखा जो सफ़ेद सी साड़ी पहनी हुई थी, वेरी सिंपल टाइप की। शायद वो इस मंदिर की पुजारिन होगी। तो कपाल कुंडला ने उसको सारी बातें बताई, भाई मैं इसको कैसे छुड़ा के लाई हूँ नव कुमार को। तो वो बोली कि अब तांत्रिक इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, ना ही तुझे, ना ही इस आदमी को, और ना ही मुझे। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें हम सब की प्राण रक्षा करनी है। चलो, तो वो नव कुमार को बिठा देती है और आप अंदर कपाल कुंडला को लेके एक कमरे में चली जाती है। नव कुमार वहाँ बैठ जाता है, उसे कुछ खाने पीने को मिलता है, वो खा पी लेता है। तो अंदर वो लेडी कपाल कुंडला को कहती है, तुझे इस लड़के के साथ जाना होगा, इसी से तेरी और इसकी प्राण रक्षा हो सकती है। जाना होगा क्या मतलब? नुका तुझे इससे शादी करनी है और शादी करके तू इसके साथ चली जाइए। अब जो कपाल कुंडला थी, शी वॉज वेरी इनोसेंट गर्ल, शी वॉज ए गर्ल, वो एक लड़की थी, बच्ची। माना कि उसकी फिजिकल एज कोई 23-24 साल की रही होगी या 25 साल की रही होगी, पर मेंटली वो एक बच्ची थी, एक आदिवासी बच्ची। जैसे बच्चे बिल्कुल निष्कपट होते हैं ना, उनको पता नहीं होता भी क्या मतलब है शादी का, क्या मतलब है संसार का, क्या मतलब है भाई शादी के बाद क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं पता था। तो उसने उस लेडी से पूछा, पुजारीन से पूछा, अभी शादी का क्या मतलब है? वो कह रही है अभी शादी का मतलब वही है जो देवी काली माता ने भगवान शिव से करी है। चलो ठीक है, फिर ठीक है। तो इस बात पे वो रेडी होगी और वो उसने भी सोचा भी हाँ मैं इससे शादी करके चली जाऊंगी। तो फिर भी है ना, उनकी एक आदत थी भी, जैसे कोई भी डिसीजन लेते थे तो वो है ना देवी से पूछते थे, हाउ डू दे आस्क, मतलब ऐसे वर्बली पूछना तो एक शायद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बस की बात थी। वो तो कहते हैं अभी काली माता से है ना वर्बली बातें करते थे, परंतु उनका क्या तरीका था कि वो देवी के चरणों में एक बेलपत्र अर्पित कर देते थे, चरणों पे उसके लगा देते थे। अगर वो बेलपत्र चरणों पे टिका रह गया, मतलब देवी का आशीर्वाद है, यू कैन गो, यू कैन प्रोसीड। और अगर वो बेलपत्र गिर गया तो उनको ये मानना था कि भी देवी चाहती है कि ये काम ना करो। तो उन्होंने भी एक बेलपत्र देवी के चरणों में अर्पित किया, तो बाई चांस वो स्टिक कर गया, वो नहीं गिरा, तो उनको ये विश्वास हो गया भी देवी भी ये चाहती है कि तेरी शादी इससे हो जानी चाहिए, यही एक राइट तरीका है इस वक्त। तो वो उससे पूछती है लेडी, जैसे हर माँ पूछती है ना बंदे से जिससे अपनी बच्चे की शादी करनी होती है, भाई आपका क्या नाम है? तो उसने बताया मेरा नाम नव कुमार है। आपकी शादी हो गई है? तो वो कहा, भाई हाँ मेरी एक शादी हो गई है, भाई मैं ब्राह्मण कुल का हूँ और अभी मेरी एक शादी हुई है, पर शादी के बाद क्या हुआ कि जो मेरे ससुराल वाले थे, जैसे भाई बंगाल में क्या उस वक्त पुरानी बातें हैं ना ये, तो 6-7 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। तो भाई मेरी शादी होगी बचपन में, तो मेरे ससुराल वाले एक बारी भाई वो तीर्थ यात्रा पे गए घूमने के लिए, तो इन द मीन टाइम उनको मुसलमान लुटेरों ने पकड़ लिया और उनको जबरन कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया। तो मुस्लिम बन गए वो, क्योंकि उनको अपनी प्राण रक्षा करनी थी, प्राण रक्षा करनी, तो मुस्लिम तो बन गए। तो भाई उसके बाद जब वो वापिस आए अपने घर पे,
तो उनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। ब्राह्मण को अगर क्या कहते हैं अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाए तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, जाति बिरादरी से उसे क्या कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर देते हैं। तो उससे दुखी होकर वो चले गए। तो इसी करके भाई मेरी पत्नी भी मुसलमान नहीं हो गई थी और वो भी थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिनों तक ही मेरे पास रही इस घटना से पहले, और उसके बाद वो चली गई। तो एट प्रेजेंट मैं अकेला हूँ। नव कुमार ने उसको सारी बातें ऐसे ही बता दी। तो उसने कहा भाई मैं कपाल कुंडला से आपकी शादी करना चाहती हूँ। ये एक्चुअल में यहाँ पे कोई जहाज टूट फूट गया था और उस तांत्रिक ने इसको बचाया जब ये छोटी सी बच्ची थी, और वो तांत्रिक ही इसको पाल रहा है, इसका रक्षक है। और तांत्रिक शायद जब ये और बड़ी हो जाएगी तब इसका कुछ यूज़ करेगा वो अपनी तांत्रिक क्रिया में, तो तब तक उसने इसको बचा रखा है। और तांत्रिक अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो तुम दोनों को वो तांत्रिक मार देगा पक्का, फॉर श्योर। तो इसका उपाय यही है कि भाई तुम दोनों आपस में शादी करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें उस तुम्हारे गांव का जो रास्ता है वहाँ पे छोड़ आऊँगी। तो नव कुमार मान गया। उसको तो कपाल कुंडला वैसी सुंदर लगती है और इस एज में तो वैसी लगती है हर लड़की। तो दोनों की शादी होगी। जो भी रस्म हो सकती थी उस पुजारी ने उनकी करी, और जो भी उसके पास पैसे बचे थे, भाई पैसे उसने इकट्ठे कर रखे थे, इट वाज बिग इनफ रुपीज़, मतलब मनी, तो उसने वो नव कुमार को दिए। जैसे हर माँ अपनी बच्ची को देती है ना, दान होता है ये भी एक कन्यादान, तो उसको दिए नव कुमार को। और भाई जाके भाई सुख सुविधा से कोई पालकी वगैरह कर लियो, क्योंकि बस और ट्रेन रिक्शा का तो जमाना नहीं था। भाई कोई पालकी कर लियो और ये बच्ची आपके साथ चली जाएगी। ठीक है जी। तो वो जो पुजारी थी वो उनको उस रास्ते पे छोड़ आई जो उसके गाँव का रास्ता था, वापिस आ गई। तो नव कुमार ने एज यूजुअल किया, वो गए आगे, उन्हें किसी सराय में खाना खुना खाया और उन्होंने एक पालकी की। पालकी में उस लेडी को, उस कपाल कुंडला को बिठा दिया और उसको कहारों को कह दिया भी तुम इसको लेके चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो कहार तो अपने काम के मास्टर होते हैं ना, वो उसको लेके स्पीड से चल पड़े और वो पीछे रह गया बेचारा। उन्होंने सोचा भी जो नेक्स्ट सराय आएगी, क्योंकि उस वक्त कोई बड़े बड़े शहर तो थे नहीं, कोई सराय आएगी ना, धर्मशाला आएगी, तो उसमें जाके तुम लोग स्टे करना, मैं भी वहीं पे मिलता हूँ तुमको। ठीक है। तो नव कुमार जब अगली सराय में देखा, उसने वहाँ देखा वहाँ पे तो है ही नहीं है यार वहाँ पे, तो ये कहाँ गई भाई। परेशान हो गया वो, रात का टाइम हो गया। एक बार तो उसका मन किया भी यहीं बैठ के विचार करूँ भाई, शायद पीछे या कोई इधर उधर से निकल गया, आगे निकल गए हो। पर फिर उसने सोचा नहीं भाई, क्या पता उसके साथ क्या मिस हैपनिंग हो जाए। तो उसी रास्ते पे आगे आगे पैदल चलता गया। तो अंधेरी रात थी, लगभग तूफान भी आ गया था। तो उसने जाके देखा उसका पैर किसी से टकराया। किससे टकराया? एक बार आगे चलने हुआ, फिर से टकराया। उसने देखा है तो पालकी है। ओहो, पालकी टूटी पड़ी है ना, ये क्या हो गया भाई। तो वो ध्यान से देखा, उसने देखा भी आसपास कुछ बंदे मरे पड़े हैं। उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा भी मैं क्यों, मेरी बुद्धिमती खराब हो गई थी जो मैंने अपनी वाइफ को मतलब अकेले भेज दिया। नहीं, आजकल के ज़माने में तो साथ ही चलते हैं ना, भी अकेले क्यों भेज दिया, मैं भी इसके साथ हो लेता। पर जब कहार मरे पड़े हैं तो इसका मतलब है कि भाई शायद कोई बड़ी मिस हैपनिंग हुई होगी। तो उसने ध्यान से देखा एक लेडी है ना, बांध रखी है पालकी से किसी ने। तो उसने जल्दी से लेडी को खोला, उसके मुंह पे पानी के छिंटे छुंटे मारे। उसने देखा भी ये कपाल कुंडला तो नहीं है, तो कोई और ही है। तो नव कुमार उसको कहता है, पूछता है उसे, जब वो होश में आ जाती है, अभी कौन हो तुम। तो वो कहती है भाई मेरे को पहले यहाँ से लेके तो चलो, फिर तो बताऊंगी मैं कौन हूँ भाई, मेरे तो चोट लग रही है। तो नव कुमार उसको लेके है ना, वो दोनों, वो लेडी और नव कुमार आगे चल पड़ते हैं। आगे वो किसी धर्मशाला में रुकते हैं। बाई चांस जब धर्मशाला में रुकते हैं ना, तो वो देखता है नव कुमार, यार कितनी सुंदर लेडी है। इस नव कुमार की भी किस्मत अच्छी थी, इसको जहाँ भी जाए अच्छी सुंदर लेडीज ही मिल रही थी। यार कितनी सुंदर लेडीज है, मतलब मानना कि उसके शरीर पे कोई गहने नहीं है, हो सकता है कि, परंतु जो उसकी ग्रेस है, जो उसकी ब्यूटी है, जो उसके बोलने का ढंग है, उससे ये साफ पता लग रहा था कि शी इज़ ए वेरी रिच लेडी। और बातों बातों में उस लेडी ने बताया कि भाई मैं तो इस देश की राजकुमारी हूँ या एक बहुत अमीर घर की हूँ, और जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया, उन्होंने कहारों को तो मार दिया और मेरे अंगरक्षक भाग गए हैं और मेरे सारे गहने जेवर उन्होंने लूट लिए हैं और अब मैं आपके साथ हूँ। तो नव कुमार उसको देखता भी, बहुत सुंदर लेडी है तो यार वेरी गुड। तो पता नहीं उनके बीच में क्या होता है, मतलब वो दोनों मिल जाते हैं, आप ये समझो। और जब सुबह को नव कुमार उसके कमरे से निकलता है बाहर, तो वो देखता है कपाल कुंडला भी इसी धर्मशाला में ठहरी हुई है। तो नव कुमार जब बाहर निकलता है, कपाल कुंडला से मिलने जाता है। तो जब वो कपाल कुंडला से मिलता है, बड़ा खुश हो जाता है, भाई शुक्र है। तो वो कहती है भाई हम तो रात को है ना पिछली सराय में हम जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने सोचा भी थोड़ा सा और सफ़र काट लें, तो हम अगली सराय में आके, इस सराय में आके रुक गए।
इस धर्मशाला में आके रुक गए। तो नव कुमार की भी जान में जान आई बेचारे की। तो उसके पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो नव कुमार सोचा चल एक बार उस रात वाली लेडी को भी मिलाएं। तो नव कुमार उससे मिलने जाता है। उसका नाम होता है मोती। उस लेडी से पूछता है भाई आपका नाम क्या है? वो पूछता है भाई मोती। और इन द मीन टाइम उस मोती के भी जो अंगरक्षक थे वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। और बाई चांस उसकी थोड़ी बहुत ही ज्वेलरी ही डाकू लूट पाए थे। बाकी सारी ज्वेलरी जो रिजर्व ज्वेलरी थी वो उसके अंगरक्षकों के पास थी। और उसके बॉडीगार्ड्स ने मतलब उसने बॉडीगार्ड से लेके अपने आप को फुल डेकोरेट कर लिया। फिर से वो मेकअप में आ गई और खूब सारे गहने लत्ते डाल के शी वॉज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। तो नव कुमार को और भी अच्छी लगी वो। तो वो पूछता है भाई मेरी वाइफ है जी यहाँ पे और मैं तो अब उसके साथ ही जाऊँगा। तो मोती कहती है भाई उसके साथ क्यों जाओगे? आप तो मेरे साथ रहो, आपने रात मेरे साथ गुजारी है। तो वो कहता है नहीं भाई मेरी वो वाइफ है और वो मेरी ड्यूटी है, मैं तो उसके साथ ही रहूँगा और मैं उसके साथ जाऊँगा। मोती कहती है भाई क्या वो मुझसे सुंदर है? आपसे भी सुंदर है वो। मोती कहती है भाई हर आदमी को अपनी वाइफ सुंदर ही लगती है, इस करके आपको सुंदर लग रही होगी। उन्होंने कहा नहीं वो आपसे भी सुंदर है, चलो मुझे दिखाओ। तो मोती उसे देखने के लिए जाती है कपाल कुंडला को। कपाल कुंडला मोती देखती है तो बहुत ही सुंदर है। तो मोती है ना थोड़ी सी, आपको आगे जाके पता लगेगा, थोड़ी दिल फेंक टाइप की है। शी इज ए फ्लैम्बॉयंट सॉर्ट ऑफ गर्ल। मतलब उसे कुछ ये नहीं है कि भाई मतलब शी इज वेरी रिच। वो अमीर भी होती है और वो ग्रीडी भी नहीं होती है। ये उम्र का तकाजा भी हो सकता है और उसका अपना लाइफस्टाइल भी हो सकता है। तो वो अपने जो सारे गहने हैं ना वो कपाल कुंडला को पहना देती है। जो बच जाते हैं जो उसके शरीर पे नहीं आते वो उसको एज ए गिफ्ट दे देती है। अरब कहती है वाह अब तो और भी सुंदर लग रही है। तो नव कुमार उसे देखता है कपाल कुंडला को, हाँ भाई ये तो और भी सुंदर हो गई है। कपाल कुंडला ने गहने पहली बार ही पहने थे ये, ठीक है। चलो तो मोती एक कहते ना एक हसरत भरी निगाह से नव कुमार को देखती है। भाई पता नहीं क्यों देखती है वो, नव कुमार के समझ में नहीं आया। भी हो सकता है आम लेडी की इच्छा होती है ना भाई कोई भी सुंदर लड़के को देखे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और एक आम लड़के की भी यही इच्छा होती है भाई वो इस एज में। तो एक निगाह की तरफ देखती है, फिर उससे अलविदा कहती है और वो चली जाती है मोती। नव कुमार और कपाल कुंडले अपने वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब चलते चलते अपने घर पे आ जाते हैं। चारों तरफ हरा भरा गार्डन है, उसमें उसने अशोक के वृक्ष लगा दिए हैं, मखमली घास बिछा दी है। मतलब हर एक चीज़ जिससे मन प्रसन्न हो, जिससे वही क्या कहते हैं ना भी अपने प्रेमी से मिलने को, अपने प्रेमी का मन लुभाने के उसने हर तरीके का इंतज़ाम कर लिया वहाँ पे। फिर वो वहाँ पे आके रहने लगी और अब उसने नव कुमार को संदेशा भेजा। तो नव कुमार ऑब्वियसली उसको लगा कि भाई मेरा कोई पुराना दोस्त मुझे बुला रहा है। ही वॉज ए वेरी मतलब इनोसेंट लड़का था ना वो भी, उसको मन में आया नहीं ऐसी बात। तो वो गया और उससे मिलने लगा। तो ऐसे ही 2-4 बार जब मुलाकातें हुई, नव कुमार को लगा कि उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है मोती की। वो उसे किसी और तरीके से उसकी तरफ देखती है। वो तरीका क्या है ये आप जब बड़े होगे तब आपको पता लग जाएगा। भाई देखने का नज़रिया भी कुछ और होता है। भाई एक टीचर अपने स्टूडेंट की तरफ अलग नज़र से देखता है, एक माँ अपने बच्चे की तरफ अलग नज़र से देखती है। नहीं, ऐसे ही एक प्रेमिका अपने प्रेमी की तरफ अलग नज़र से देखती है, जिसको भांपना उस उम्र के बच्चों के लिए, नव कुमार की उम्र के युवाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो नव कुमार ने कहा भाई ऐसे नहीं ठीक है, भाई मेरी तो शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ है, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई हम तो दोस्त ही अच्छे हैं, हमें तो ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है कि भाई आपकी इंटेंशन ये है। वो तो बड़ा इनोसेंट लड़का था। मोती ने कहा नहीं ऐसे नहीं होता भाई, या तो उसको छोड़ दे या फिर मेरे से शादी कर, या फिर अगर तू इतना भी नहीं कर सकता तो भाई मेरे पास आ जाया कर, मुझे तो इसी से सुकून है, इसी से शांति है। बेटे आपने सुना है भाई जो शूर्पणखा है ना, उसने ऐसा क्या देख लिया भाई, वो लक्ष्मण से भी शादी करने को तैयार हो गई थी और राम से भी शादी करने को तैयार हो गई थी और इवन की वो सीता को खाने को भी तैयार हो गई थी। वहां पे एक दोहा आता है, कामातुर विवल नारी। मतलब चलो आप इस बात को छोड़ दो, मतलब जब हम किसी से प्रेम में प्यार में होते हैं ना तो आप मतलब उसके लिए सब कुछ कर सकते हो यार, सब कुछ। मतलब उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ वही रहता है भाई, आप उसके पूरा डूब जाते हो उसके साथ। उसको खुश देखना ही, उसको खुश रखना ही आपके जीवन का मकसद हो जाता है बाय एनी मीन्स। भाई नव कुमार उससे शादी कर ले, उस पे नहीं मान्या वो। भाई चल मेरे को आके रोज मिल लिया कर, उसको नहीं मान्या वो। भाई मैं तेरे को बहुत ही ऊंचा पोस्ट दिलवा दूंगी, भाई मेरी तो शासन में अच्छी चलती है, उसके ऊपर भी नहीं राजी हुआ। भाई इतना बड़ा कोई 5-7 गाँव ही तेरी को जागीरदारी दे दूंगी, उस पे नहीं मान्या वो। नव कुमार भी अपनी जगह सही है, कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो परंतु उस लेडी की, उस मोती की इंटेंशन भी अपनी जगह सही है। तो जब ऐसे ही 2-4 बार उसने नव कुमार को बुलाया और वो नहीं आया तो मोती गुस्सा होगी। तो एक बार नव कुमार उससे मिलने आया, उसने कहा भी मैं तो तेरे से लास्ट टाइम आ रहा हूँ और मैं उसके बाद नहीं आऊँगा। तो मोती वॉज एक्सट्रीमली एंग्री। जब आप अपने किसी भी इमोशंस की पीक में होते हो ना
तब आप बिल्कुल नेचुरली बाहर निकल के आते हो, जो आपका असली रूप है वो बाहर निकल के आता है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी आती है भाई। एक बार कहते हैं बीरबल के पास एक बहुत बड़ा विद्वान आया अकबर के दरबार में, और भाई कहने लगा भाई मेरी जो मूल भाषा है ना, मौलिक भाषा है वो बताओ। उसको पता नहीं कितनी भाषाएं आती थी और बिल्कुल परफेक्ट था वो हर एक भाषा में। तो भाई उससे कुछ किसी भाषा में बात करो तो आप कैसे बताओगे? तो बीरबल ने कहा भी कोई बात नहीं, आप मेरे घर गेस्ट रुको कुछ दिन के लिए और मैं फिर आपको बताता हूँ, हम इतना बाकी दूसरे काम करते हैं। तो वो जो पंडित था, वो जो बंदा था, वो बीरबल के घर रहने लग गया। तो बीरबल ने एक बार क्या काम किया, जब वो गहरी नींद में सो रहा था ना, उसके ऊपर ठंडा पानी जाके गिर दिया। तो अरे बाप रे बाप रे बाप रे, तो वो एकदम से उठ गया बंदा। तो वो जैसे ही उठा, उसने जो लैंग्वेज में बोला ना, वही उसकी ओरिजिनल भाषा थी। यानी जब हम अपनी किसी भी इमोशंस की बिल्कुल पीक में होते हैं, जैसे सपोज हम बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई भी इमोशन है अपनी, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो उस वक्त जो अपना रूप आता है ना, वो नेचुरल आता है, नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक, जैसा प्रकृति ने हमें बनाया। उस वक्त हमारे अंदर है ना कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं होती, कोई भी बनावटीपना नहीं होता। तो मोती को बहुत गुस्सा आया उसकी इस बात पे, और वो बहुत गुस्से में थी। तो मोती उसको गुस्सा दिखाई रही थी, तो अचानक से नवकुमार क्या देखता है, ओहो ये मोती। तब उसको सारी कहानी याद आ जाती है कि मोती तो उसकी एक्स वाइफ थी भी, उसकी बचपन में शादी हो गई थी। और भाई बताया था ना मैंने भाई, उसकी बचपन में शादी हो गई थी और वो की जो वाइफ थी उसका गोना नहीं हुआ था अभी, मतलब उसके पास नहीं आई थी। वो बाई चांस भाई क्या कहते हैं, किसी भी कारण से वो मुस्लिम बन गए थे भाई, उसको किसी पठानों ने पकड़ लिया, मैंने आपको पहले बताया था ना। तो भाई मोती तो उसकी एक्स वाइफ थी। तो ये बात देख के उसको बहुत दुख हुआ, पर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मोती इज पास्ट फॉर नवकुमार। और मोती गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई। तो अगले सीन में क्या होता है कि मोती भेष बदल के निकलती है जंगल की तरफ रात को, और वो दूर देखती है कि भाई एक है ना कहीं पे आग जल रही होती है, जंगल में आग, मिस्टीरियस था। मोती, मैंने आपको पहले बताया ना, शी वाज ए फ्लैम्बॉयंट टाइप ऑफ गर्ल। तो वो ब्रेव तो थी, फ्लैम्बॉयंट भी, ब्रेव भी। तो वो उस आग को ट्रेस करती हुई जंगल में जाती है। तो वहाँ पे वो कपाल कुंडला नाम से 2-3 मतलब को जैसे कोई अंदर पुकार रहा होता है। तो उसको बड़ा जिज्ञासा होती है भी कौन है। तो अंदर जाके देखती है कि एक बहुत लंबे चौड़े शरीर वाला आदमी, ऑलमोस्ट तांत्रिक टाइप का। तो वो कपाल कुंडला के नाम से कोई आहुति यज्ञ कर रहा है। तो मोती उससे मिलती है, अभी क्या हुआ? तो वो सारी कहानी सुनाता है कि भाई मेरे पास एक कपाल कुंडला नाम की लड़की थी, मैंने उसकी बलि बुली देनी थी या कुछ भी करना था। वो पुरानी बात आपको याद होगी, नवकुमार के साथ जो ये तांत्रिक उसको मारने की कोशिश कर रहा था। फिर वो सारी कहानी सुनाता है भी एक नवकुमार नाम का बंदा आया, मैंने उसको बलि देनी थी पर कपाल कुंडला ने उसे भगा दिया और वो यहीं पे आके रह रहे हैं। तो मोती के एकदम से बांछें खिल गई। उसने सोचा भाई कपाल कुंडला भी मर जाएगी और नवकुमार तो भाई फिर मेरा हो जाएगा, क्योंकि उसका रास्ता सिद्ध हो जाएगा। तो यही सोच के ना वो उस तांत्रिक की हेल्प करने लग जाती है उसके प्रक्रम में। तो एक दूसरा सीन क्या चलता है कि जो नवकुमार की 2 सिस्टर थी ना, उसमें से एक सिस्टर जो उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था, उसको बेबी नहीं होता था। तो वो मृगनयनी कहती है भाई मैं आपके लिए वो जड़ी बूटी ले आती हूँ और वो जड़ी जंगल में मिलेगी और मैं उसको ले आती हूँ और भाई मैं आपको वो जड़ी ला के दे दूँगी। वो जड़ी कुछ ऐसी होती है कि उसे आधी रात के टाइम चांदनी रात में ही तोड़ना होता है और खुले बालों के साथ तोड़ना होता है और भाई मैं ले आऊँगी वो। ठीक है, अब उसने क्या सोचा, ठीक है। तो वो जब जड़ी लेने गई थी मृगनयनी, वो देखती है कि जंगल में आग लगी हुई है, भाई हवन हो रहा है कहीं पे। तो वो जाते जाते उसको ट्रेस करते, वो भी को तो डर नहीं लगता था ना रात के वक्त, तो वो उस आग को ट्रेस करते जाती है। तो वहाँ पे जाके देखिए कपाल कुंडला। तो वो बड़ी ध्यान से देखती है ये तो वही तांत्रिक है, राम 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 राम। तो कपाल कुंडला डर जाती है, वो यहाँ पे क्यों आया, वही पता नहीं क्यों आया है। तो वहाँ से जब वापस जाने लगती है, तांत्रिक उसको पकड़ लेता है। तो नहीं, तांत्रिक उसको पकड़ता नहीं है, मतलब तांत्रिक उसके सामने आ जाता है। तो उनके बीच में क्या बात होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब अगला सीन क्या है कि भाई ये ना कपाल कुंडला वापस आ जाती है और जब वो घर का काम कर रही होती है तो उसको एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में उसमें लिखा होता है भाई या तो तू आज रात को मेरे पास आ जा, नहीं तो मैं नवकुमार को मार दूंगा, भाई नहीं तो तेरे घर के लिए अच्छा नहीं होगा, तो मैं भी सब कुछ भंडाफोड़ कर दूंगा, कुछ ऐसा लिखा था।
नव कुमार को मार दूंगा ये नहीं लिखा था भी, या तो आप तुम मेरे पास रात को आ जा, नहीं तो मैं तेरा पूरा भंडा फोड़ कर दूंगा और तेरी गृहस्थी उजाड़ दूंगा, कुछ ऐसी बातें लिखी थी। तो ये सब बातें पढ़ के मृगनयनी बेचारी वो डर जाती है और वो उस चिट्ठी को उठा के अपने बालों में अपने बाल में रख लेती है। तो बाल में रख लेती है और अपने घर का काम करने लग जाती है। बाई चांस वही चिट्ठी है ना उसके वहाँ से गिर जाती है, बालों से गिर जाती है, और उस चिट्ठी में ये भी लिखा होता है कि भाई वो रात को उसे लेने आएगा, सिर्फ ये लिखा था। तो कपाल कुंडला तो जानती है ना बेचारी कि भाई तांत्रिक आएगा मुझे लेने के लिए, तो तांत्रिक उसको लेने आया रात को। वो चिट्ठी बाई चांस नव कुमार को मिल जाती है। अब देखो थोड़ी सी गुत्थम गुत्था से हो रही है स्टोरी। जो तांत्रिक है वो कपाल कुंडला को पाना चाहता है, परंतु वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? अगर आपको याद हो तो तांत्रिक है ना, जब उस टिल्ले से गिर गया था बाढ़ आने के बाद, तो उसकी दोनों बाजुएं बेकार हो गई थी। तो अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि भाई वो कपाल कुंडला को पकड़ सके, क्योंकि नव कुमार उसकी रक्षा कर सकता था। तो इसीलिए उस तांत्रिक ने मोती की हेल्प ली। मोती ने तांत्रिक की हेल्प क्यों की? क्योंकि वो भी कपाल कुंडला से पीछा छुड़ाना चाहते थे ताकि नव कुमार को पा सके। और नव कुमार के मन में क्या शक गया उस चिट्ठी को पढ़ के, अभी कपाल कुंडला ये मृगनयनी बच्चलन है, उसको यकीन नहीं हुआ। परंतु फिर भी उसने एक तो वो चिट्ठी देखी, फिर जब शक होता है ना बंदे को, फिर वो सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कनेक्ट करता है अपने अकॉर्डिंग। वो उसने कनेक्ट किया भी कपाल कुंडला या मृगनयनी भी मेरे साथ बच्चे नहीं पैदा करे, ये किसी से भी हंस के बोल लेती है, ये जंगल में घूमती रहती है, क्यों घूमती है, यानी इसका कोई और यार है, आशिक है, समझ रहे हो। तो वो उसी चक्कर में मतलब हर एक ने उस सिचुएशन को अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया। मृगनयनी ने उसको कहा भी, उसको तो नहीं पता था भी उस तांत्रिक की अभी बाजुएं खत्म हो गई हैं, तो उसको ये लगता था कि भाई ये तो नव कुमार को मार देगा, उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा, अगर मैं उसके पास रात को नहीं गई तो भाई ये सबको खत्म कर देगा। तो वो चाहती थी कि भाई उनको सेव करे, परंतु नव कुमार के मन में कुछ और बात गई। तो कपाल कुंडला रात को अंधेरे में उसके जहाँ पे उसने पहले उसकी जो उसने एड्रेस बताया था वहाँ पे एड्रेस पे गई। नव कुमार उसके पीछे पीछे गया अंधेरी रात में। नव कुमार को पता, पर कपाल कुंडला तो शिवा से परफेक्ट इन वॉकिंग, तो वो तो बिल्कुल उड़ती हुई गई। तो नव कुमार का शक और भी है, अभी कितनी चौ में जा रही है, कितनी उल्लास में जा रही है, अभी क्यों जा रही है ये। रास्ते में उसको नव कुमार को तांत्रिक मिल जाता है। तांत्रिक को नव कुमार को दोनों में थोड़ी बहुत ही झगड़ा होता है। फिर नव कुमार तांत्रिक तो धूर्त होता है ना, वो कहता है भाई ये तो मुझसे मिलने आई है स्पेशल और मैंने इसको मारना है। और तांत्रिक है ना उसको शराब पिला देता है जिससे उसका दिमाग भ्रम हो जाए। और तांत्रिक उसको ये भी कहता है भाई ये कपाल कुंडला बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है, मैं इसको अकेले नहीं मार सकता, परंतु ये बदचलन है, इसने तेरे को धोखा दिया है। मतलब नव कुमार को पूरा पुश करता है भाई ताकि उसको मारे वो। और ये ले खड़ग, तूने इससे इसको मारना है, वही खड़ग जिससे एक बार वो नव कुमार को मारने वाला था। तो तांत्रिक तो नव कुमार दोनों साथ आ रहे होते हैं और कपाल कुंडला उनकी झोपड़ी में चली जाती है। वहाँ पे जाके देखती है तो लेडी को पहचानी जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पे तो मोती बैठी है। मोती से कपाल कुंडला पहले मिल चुकी होती है। तो मोती वो दिल से तो अच्छी होती है, वो नहीं चाहती कि भाई कपाल कुंडला या मृगनयनी मर जाए। वो उसको कहती है कि भाई वो तांत्रिक आएगा और वो तेरे को मार देगा, तो यहाँ से चली जा। तो वो कहती है कोई बात नहीं कपाल कुंडला, भाई कोई बात नहीं, अगर मेरे को मार देगा तो मार देगा, कम से कम नव कुमार की उसके वो तो बच जाएंगे दोनों, उनका परिवार तो बच जाएगा। तो मोती को इस बात को बहुत अच्छी लगी। वो कहती है कि भाई मैं तो तांत्रिक की हेल्प कर रही थी और मुझे तो भी तेरे को मरवाना था, पर तेरी ये बात सुन के मेरा मन आ गया, भाई तू यहाँ से चली जा और मैं उस तांत्रिक को तो अपने आप संभाल लूंगी, तो उसकी टेंशन मत ले। इन द मीन टाइम नव कुमार और वो तांत्रिक भी आ जाते हैं। तो दोनों में बात हो रही होती है। तो नव कुमार उसको कहता है भी तूने मुझे धोखा क्यों दिया है। वो कहती धोखा, कैसा धोखा भी, मैं तो शाम को आ गई। नुका नहीं देखो इस चिट्ठी में लिखा भी तो अपने दोस्त से अपने यार से मिलने आ रही है। नुका मैं इसी तांत्रिक से तो मिलने आ रही थी। तो तांत्रिक है ना उन दोनों को लेके चल पड़ता है, भाई चलो भाई। वो कहता है भी मुझे तो है ना इसकी बलि देनी है। और नव कुमार के ऊपर भी भाई शराब का नशा होता ही है। तो नव कुमार को कहता है कि भाई तुझे ही इसकी सिर काटना है और मैंने यहाँ पे हवन कुंड बना रखा है, वहाँ पे तेरी बलि देनी है। जब कपाल कुंडला मृगनयनी और वो नव कुमार जा रहे थे, तांत्रिक उनके पीछे पीछे था या आगे था, तो कपाल कुंडला अचानक ऊपर देखती है। वो देखती है अभी ऊपर है ना माँ भवानी उसको बुला रही है, आजा आजा मेरे बेटे आजा। भाई माँ भवानी जो माँ चंडिका है वो उसको बड़े प्रेम से बुला रही है। उसके मन में कोई डर नहीं है कि भाई मेरी बलि होने वाली है, क्योंकि वो तो वनचरी थी, वो तो एक बच्ची थी, उसको पता ही नहीं था भाई मृत्यु का भय क्या होता है। अब जब हमें दिए से हम जलेंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना अभी आग ऐसे जलाती है। नहीं, जब हम आसपास अपने लोगों को मरता हुआ देखते हैं तभी तो हमें लगता है कि भी मृत्यु बहुत दुखदाई है। तो उस वनचरी ने, उस जंगल में रहने वाली बच्ची ने, उस
सदा भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने वाली बच्ची ने कभी मौत को देखा ही नहीं था शायद, तो उसको मौत का कोई डर ही नहीं था। वो तो बिल्कुल ही मज़े से जैसे जा रही थी। शायद ये बेटे अपना हिंदू धर्म ही है जो एक लेडी को भी, एक नारी को भी है ना, अपने धर्म के ऊपर अपनी इच्छा से स्वयं को बलिदान करने की छूट देता है। मतलब ये अधिकार, ये जो गौरव है ना, ये सब पुरुषों को ही प्राप्त है भी अपने धर्म पे, अपने देश पे भी बलिदान हो जाए। पर शायद अपना हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें एक लेडी, एक नारी, उसको भी अधिकार है भी अपने गौरव के साथ अपनी मृत्यु को चुने भी। हाँ, मुझे भी धर्म के ऊपर, मुझे भी अपने आराध्य के ऊपर, अपने चरणों का, आराध्य के चरणों में अपने को बलिदान करना है। तो ये अधिकार, ये गौरव, ये शान और शौकत है ना, ये एक लेडी को सिर्फ हिंदू धर्म नहीं दी है। मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे को लगता है कि और किसी धर्म ने इतनी आज़ादी नहीं दी लेडी को भी अपनी मर्जी से अपना मृत्यु वर्ण कर सके। वो बहुत ही, मतलब अगर आप इसको ओरिजिनली पढ़ोगे ना तो बहुत ही टचिंग उसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका उल्लेख किया है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो वो कहता है उसको, नव कुमार भी तूने मुझे धोखा क्यों दिया, तो उसको सारी बातें समझ में आ जाती है भी नहीं, उसने मुझे को धोखा नहीं दिया, पर वो अभी भी नशे में होता है। तो तांत्रिक कहता है भी जाओ तुम दोनों नहा के आ जाओ। तो जब वो नहाने जा रहे होते हैं, नव कुमार उसको नहलाने के लिए वो जा रहा होता है, कहते हैं कि बहुत ज़ोर से तूफान आता है, बहुत ज़ोर से तूफान आता है और अचानक गंगा नदी का किनारा टूट जाता है। उस किनारे के टूटने से कपाल कुंडला और नव कुमार दोनों उसमें बह जाते हैं। अगले सीन में क्या होता है कि दोनों की लाशें वहाँ पे पड़ी हैं, दोनों के हाथ में हाथ हैं, दोनों अमर प्रेमी इस संसार को छोड़कर, इस तूफानी दुनिया को छोड़कर इस संसार से चले जाते हैं, अमर प्रेम हो जाता है। ये तो बच्चों ये थी स्टोरी, बहुत ही टची स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी, और मैंने सुना है कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है कपाल कुंडला के नाम से। बाय।